दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज का विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस विवाद को न तो अलग अलग पार्टियों के छात्र संगठन खत्म करना चाहते हैं और न ही बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के बड़े नेता। इसलिए विरोध के जवाब में विरोध का दौर जारी है और राजनीतिक निशाने साधने के लिए रोज नए नए तरीके भी आजमाए जा रहे हैं। लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों और एनएसयूआई ने मंगलवार को तिरंगा लेकर एबीवीपी के खिलाफ मार्च निकाला, तो आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया। वैसे दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और छात्रों के आंदोलन से कानून व्यवस्था की समस्या भी हो रही है, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का ध्यान देशभक्ति पर है। आज रिजिजू ने अपने ट्विटर हैंडल से एक सैनिक का वीडियो शेयर किया, जिसमें सेना का जवान कह रहा है कि देश के असली दुश्मन वो है जो देश में रहकर आतंकवादियों के समर्थन और देश के खिलाफ नारे लगाते हैं। छात्रों के झगड़े में बड़े नेताओं की दखल भी हैरान करने वाली है। एबीवीपी इस आंदोलन को दिल्ली से यूपी की ओर ले जा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी एक दूसरे पर वार करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रही तनातनी को ही मुद्दा बनाए हुए हैं और अब तो इस पूरे विवाद को यूपी चुनाव से भी जोड़ा जाने लगा है। Disturbing the peaceful atmosphere in JNU by the separatist elements. Now they have moved over to Delhi University to create confusion and vitiate the atmosphere in Delhi University. It's very unfortunate. A student's remark is stoking huge controversy and several political parties jumping into the fray in support of her, who had insulted the martyrs. आप देखें, जब भी कहीं चुनाव होता है, उस चुनाव से पहले इस तरह के पॉलिटिकल पाखंड के तमाम महारथी सड़कों पर उतरते हैं और कभी सहिष्णुता की बात, कहीं असहिष्णुता की बात, कहीं अवार्ड वापसी की बात, ये सारे के सारे क्रम होते हैं। छात्रों को गुमराह करके उनको जो है वो अपने जो उनके कंधों पर जो है वो बंदूक चलाने का काम जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीज हो, उनको नहीं करना चाहिए। दोहरे मापदंड हैं। सत्ता की हवस के लिए इतने निचले स्तर की राजनीति पर ये उतारू हैं कि ये आतंकवादियों का भी समर्थन करने से परहेज नहीं करते हैं। भारत के टुकड़े करने वाले नारों का भी ये लोग समर्थन करते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। अब ये भारत बहुत आगे जा चुका है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर अगर कोई हमला करेगा तो निश्चित रूप से इस देश का कानून है, मजबूती से कानून अपना काम करेगा और मां भारती के खिलाफ अगर कोई जहर उगलेगा तो कानून सख्ती के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से गुरमेहर कौर के पीछे पूरी एनडीए की सरकार लग गई, भाजपा के गृह मंत्री एक 20 साल की छात्रा के साथ जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है, जिस तरह से उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की है, ये एक फासिसी प्रवृत्ति की जीती जागती निशानी है। संसद के खिलाफ जंग उठाई कि ये गलत कर रहे हैं, कैंपस में मवाद फैला रहे हैं, तो उसके बाद उसी के ऊपर हमला होने लगा। उनको देशद्रोही कहा गया, गैंग रेप की धमकी दी गई और उसमें सेलिब्रिटी को भी अगर उतारते हैं, हम हर सेलिब्रिटी जो गुरमेहर कौर के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं गुरमेहर कौर ने कौन सी बात कही जो गलत है। तो सवाल ये है कि ये मुद्दा इतना ज्यादा क्यों उछला, क्यों डीयू को दूसरा जेएनयू बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे राजनीतिक मकसद है? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस मुद्दे को ले जाने की बात है, इसीलिए अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही है और दूसरी तरफ देशभक्ति बनाम देशद्रोह की जंग हो रही है? आलोक शर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे। आप लोगों ने इस मुद्दे को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया। अगर दो छात्र संगठनों के बीच झगड़ा हुआ तो आपने सबसे पहला आरोप लगा दिया कि एबीवीपी ने किया है। पता नहीं कि वो एबीवीपी ने किया है, असामाजिक तत्वों ने किया है या किसी ने किया है। मैं एबीवीपी की वकालत नहीं करता, लेकिन आप जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को जो नेशनल लेवल पर पार्टी को डील करते हैं, उनको कम से कम जेएनयू कांड का रिपीट तो नहीं करना चाहिए था। यही गलती किरण रिजिजू की है, जो मैं डॉक्टर संबित पात्रा से पूछूंगा। देखिए, मैं समझता हूं अगर आज यहाँ पर कोई सस्पेंड हुआ है तो दिल्ली पुलिस हुई है जो केंद्र के अधीन है, अगर कोई अरेस्ट हुआ है तो एबीवीपी के लोग हुए हैं। जब तमाम वीडियोज जो सामने आ रहे हैं, सबसे पहले जब था भी नहीं तब भी आपने आरोप लगा दिए। सर जो चीज हुई है वो सामने है, प्रत्यक्ष है वो
क्या एबीवीपी के लोग अरेस्ट नहीं हुए? क्या एबीवीपी के लोगों का जिस तरह का व्यवहार रहा है वो किस तरह का रहा है? एबीवीपी के लोगों ने क्यों जो नारे लगाए वहां पर, क्या वो देश ने नहीं देखे? क्या उन्होंने जो वहां सड़क पर खड़े होकर देशद्रोह के और देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटे, क्या वो पूरे देश ने नहीं देखे? हमने कोई आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट नहीं किया, हमने कोई मार्च निकालने का नहीं किया, हमने केवल ये कहा कि जिस तरह का व्यवहार एबीवीपी का नहीं, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, जेएनयू ले लीजिए, पुणे ले लीजिए, आप रोहित वेमुला ले लीजिए, जाधवपुर ले लीजिए, बीजेपी की सरकार आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि सब तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आग लगने लगी? ये बीजेपी का और आरएसएस का एक आइडियोलॉजिकल थॉट पैदा हो गया है कि आप देशभक्त हैं और बाकी सब लोग देशद्रोही हैं। सर्टिफिकेट भी वही लोग दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं जिन लोगों ने जेएनयू में नारे लगाए थे, आज तक उनमें से कोई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? 1 साल हो जाएगा 4 दिन के बाद, आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? आज तक कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनी देशद्रोहियों के खिलाफ? मैं समझता हूं बीजेपी केवल और केवल राजनीति करती है, राजनीति करेगी, यूपी के चुनाव चले जाएंगे, न रामजस किसी को याद आएगा, न कोई और चुनाव याद आएगा। तमाम बड़े बड़े लोग आ गए। एक व्यक्ति जो राज्यसभा का लोकसभा का सांसद है वो दाऊद से तुलना कर रहा है गुरमेहर की। तमाम जिस तरह का सोशल मीडिया, जो पेड सोशल मीडिया पर बीजेपी और एबीवीपी के आरएसएस के द्वारा चला गुरमेहर के खिलाफ, क्या उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत है? मैं समझता हूं कि अगर मीडिया के खिलाफ भी आवाज कोई उठाता है, मीडिया की बात कहते हैं तो मोदी साहब दाजारू कह देते हैं, मंत्री जी उनके प्रेस्टिट्यूट कह देते हैं। अगर पूछा जाए कि भाई पिछले साल 33 जवान मरे थे, इस बार 87 क्यों हो गए, तो आप देशद्रोही हैं। मैं समझता हूं कि ये जो देशद्रोही और देशभक्ति का सर्टिफिकेट है बंद होना चाहिए। उनसे पूछिए जो श्रीनगर में लड़के बैठे थे वहां पर, जिन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, तिरंगा फहराया, उनके हाथ और पैर टूटने के बाद उनको जंतर मंतर पर यहां पर आकर धरना क्यों देना पड़ा? पीडीपी के साथ सरकार बनाएंगे जो कहती है कि हम आतंकवादियों के समर्थन से आए हैं, और उसके बाद पूरे देश को देशभक्ति का प्रवचन दिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, मैं यही बात आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार किरण रिजिजू जो है, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मामले को ठंडे ढंग से डील करते, लेकिन उन्होंने इसको देशभक्ति बनाम देशद्रोह की जंग बना दिया। क्यों? और आज भी वो एक सैनिक का वीडियो ट्वीट कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि सैनिकों को सोशल मीडिया के फोरम पर अपनी बात इस तरीके से नहीं रखनी चाहिए जब आर्म फोर्सेस का मसला उठाता था। देखिए दीपक जी, पहली बात तो है जहां तक ये अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आज भी डिबेट हो रहा है और 2-3 दिन से चल रहा है। कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए? आप प्रधानमंत्री को, आप इन द सेंस की जो ऑपोजिशन पार्टी है वो प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं, प्रधानमंत्री को रावण कहते हैं, प्रधानमंत्री को चूहा कहते हैं, प्रधानमंत्री को अब जूते मार रहे थे। आज बिहार के एक मंत्री जो है वो कांग्रेस के, वो जूते तक मार रहे थे। और कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए? देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, देश को चलाने की नीति को लेकर अगर 2 मत हो, 2-4 आइडियोलॉजी हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। देश की अर्थनीति को चलाने के लिए अगर 4-5 तरीके की आइडियोलॉजी हो, उसमें भी कोई 2 मत नहीं है, वो सब होना चाहिए लोकतंत्र में। मगर देश की संप्रभुता को लेकर, देश की अखंडता को लेकर कभी भी 2 मत या 2 विचार नहीं हो सकते। वहां एक ही विचार होगा और वो विचार है देश की संप्रभुता, देश की सिक्योरिटी, वो हम सबसे ऊपर है। देखिए क्या सेमिनार होने वाला था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेमिनार का शीर्षक था प्रोटेस्ट, और उसमें जो उमर खालिद आने वाला था उसका जो वक्तव्य था वो था कि बुरहान वानी इज अ रिवोल्यूशनरी लाइक शी गवेरा। वो आतंकवादी नहीं है, वो रिवोल्यूशनरी है और उसको रिवोल्यूशनरी कहना है और इसको प्रोटेस्ट करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या राजनीतिक कंपल्शन है कि बार बार बुरहान वानी को रिवोल्यूशनरी कहने की कंपल्शन हो। आर्मी चीफ ने एक बयान दिया, आर्मी चीफ के बयान के इर्द गिर्द जो नरेटिव हमारे देश के ही नेताओं ने बनाया वह भी चिंताजनक था। आर्मी चीफ ने कहा जो ओवर द ग्राउंड टेररिस्ट सिंपथाइजर होगा उसको सख्ती से डील किया जाएगा, पहले तो वार्निंग दिया जाएगा। उस पर भी हमने बड़े बड़े नेताओं को, चिदम्बरम साहब को सुना, उन्होंने कहा कि आर्मी के इस बयान के कारण, आर्मी चीफ के इस बयान के कारण कश्मीर आज हमारे देश से लगभग अलग होने के कगार पे आ गया है। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा ये हमने देखा। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक के पश्चात जेएनयू इत्यादि में जिस प्रकार का विमर्श हुआ वही विमर्श देश के एक मुख्य राजनीतिक पार्टी में हो रहा था। संजय निरुपम जी बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि हमें प्रूफ दीजिए कि आर्मी ने सच में ये काम किया। उसका नतीजा हमने जनता के माध्यम से महाराष्ट्र के चुनाव में देखा। और राहुल गांधी जी ने भी खून की दलाली ऐसे फ्रेज का इस्तेमाल करके देश के इमोशन को झकझोरा है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो डिबेट हो रहा है, मैं उसमें तलखी में नहीं जाऊंगा, बच्चों के बीच जो लड़ाई है वो बच्चों को कोई सॉल्व करने दीजिए, वो उस पर बात करेंगे। मगर एक लार्जर पिक्चर में ये सवाल तो उठता ही है ना कि आप बार बार कश्मीर में अलगाववादी तत्वों को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, याकूब मेमन की फांसी को लेकर जिस प्रकार की राजनीति हुई इस देश में,
आप खुद बताइए ये होना चाहिए कि नहीं। और मैं 10 सेकंड में एक बात कह के अंत कर दूंगा दीपक जी, इस जो पूरे लड़ाई में अभी जो रामजस और यूनिवर्सिटी में जो लड़ाई हो रही है, परसों इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ा आर्टिकल छापा, उन्होंने कहा इस पूरे लड़ाई में एक और सेमिनार जो होने वाला था डीयू में उसको भी कैंसिल करना पड़ा, और उस सेमिनार का शीर्षक था रेपिस्ट इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी है वो किस प्रकार जम्मू कश्मीर में रेप का तांडव कर रही है। आप खुद बताइए दीपक जी, अगर ये आर्मी नहीं होती तो हम और आप क्या ये डिबेट कर पाते? ये जो कांग्रेस के लोग, लेफ्ट के लोग ये जिस प्रकार का षड्यंत्र फैला रहे हैं कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, इंडियन आर्मी चीफ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कांग्रेस से कहा कि मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया उनका। बताइए हम देश को कहां ले जाना से आजाद हुआ है, जो है बहुत मुश्किल से हो रहा है, प्लीज उसको तोड़ने की बात मत करिए। हेलो जी, मैं आपके पास जाऊंगा, उससे पहले अमृता के पास जाऊंगा। अमृता, आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर 3 तलाक पर जामिया में शाजिया इल्मी बोलने जाती है तो उसका विरोध होता है, उसको जामिया के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। आइए आप सबके साथ इस बात को कंडेम करिए कि शाजिया इल्मी को भी जामिया में बोलने की इजाजत थी, उसके साथ गलत हुआ। दीपक जी, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं अपनी सारी बात रखूंगी, ठीक है। पहली बात तो ये कि पात्रा जी अभी बोल रहे हैं कि ये बच्चों का मुद्दा है, रामजस का मुद्दा है, इसमें बड़े लोगों का या राजनीतिक पार्टियों का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। फिर जो जेएनयू में हुआ उसमें महेश गिरी क्या कर रहे थे, उसमें जो हमारे गृह मंत्री थे उस टाइम वो क्या कर रहे थे, तो ये सवाल बनता है। रोहित वेमुला का मर्डर हुआ, वहां हमारे वीसी साहब क्या कर रहे थे, तो इस सब का सवाल का जवाब भी पात्रा जी को देना चाहिए। दूसरी बात, आप जो हमसे पूछ रहे हैं कि शाजिया इल्मी को बोलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बिल्कुल हम बोलने की आजादी का समर्थन करते हैं और हर जगह हर आदमी को बोलने दिया जाना चाहिए, वो उसका संवैधानिक अधिकार है। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, अभी गोविंद पंसारे के मर्डर के आरोपी जो हैं आपके सनातन धर्म के, वहाँ सनातन धर्म के जो वहाँ पे आए थे, आपका भी सनातन धर्म है अमृता, मेरा नहीं। बोल आसानी से, एक सेकेंड पूरा करने दीजिए। बोल के गए जेएनयू में, हमने उन्हें नहीं रोका और वो उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी जिसका हम सम्मान करते हैं, चाहे वो शाजिया इल्मी हो, चाहे रामदेव जी हो, कोई भी। रामदेव, एक बात मेरी बात सुन लीजिए, रामदेव जी के जब आने वाले थे जेएनयू में तो आपको पता होना चाहिए कि जेएनयू का स्टैंड क्या था। अगर आपको पता नहीं है तो जैसे पिछली बार आप कुछ भी चला रहे थे वैसे इस बार भी कुछ भी चला देंगे, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। पहले पता करिए कि जेएनयू ने ये स्टैंड लिया था कि वो उसका संवैधानिक अधिकार है और उसको बोलने दिया जाना चाहिए। और यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सबका अपना अपना ओपिनियन है, जिसको आप बोलते हैं कि संवैधानिक अधिकार है, बोलने की आजादी है, जिसके तहत आपने किसी को भी देशद्रोही करार दे दिया था, तो उस तरह से आप सभी मामले में जो आप राजनीतिक और अराजनीतिक देशद्रोह और देशभक्ति का जो खेल पात्रा जी खेल रहे हैं, बातों में भी और जमीन पर भी, वो करना बंद कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट का सभी मामला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और ये लोग राजनीति करते हैं रोहित के नाम से, नजीब के नाम से, चाहे कश्मीर के नाम से हो, चाहे पंजाब के नाम से हो। ये जो मारपीट और गुंडागर्दी है ये एबीवीपी का काम है और इसके पीछे जो सरकार है उसकी पूरी साजिश है। और वो इसलिए है, मैं कहना चाहूंगी साथ में, वो इसलिए है कि जहां से भी प्रगतिशील ताकतें, जहां से भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठती है, उस आवाज को बंद करने की कोशिश है। इसलिए बंद करने की कोशिश है कि जिस तरह से सरकार जनता के विरोध में जो नीतियां ला रही है, स्टूडेंट विरोधी जो नीतियां ला रही है, उसके खिलाफ जहां से आवाज उठता है, चाहे वो एसटीयू हो, डीयू हो, बीएचयू इलाहाबाद हो, या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, या एसटीआईआई हो, जेएनयू हो, डीयू हो, ये सारा जो तांडव है, ये तांडव बहुत ही प्लान तरीके से मचाया गया है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और ये कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे जो साजिश की जा रही है, जो सरकार के द्वारा साजिश किया जा रहा है, उसे जल्द से जल्द खत्म की जानी चाहिए। ठीक है, आप दूध के धुले हुए हैं, मैं कुछ नहीं कहता हूँ इस पे। आप दूध के धुले हुए हैं, आप कुछ नहीं करते, मैं इस पे कुछ नहीं कहता हूँ। मेरे साथ बोलिए, आप मत बोलिए। आपने तो देशद्रोही करार दे दिया था ना, क्या हुआ? हमने किसी को हम सर्टिफिकेट नहीं बांटते। आप मुझे ये बताइए, आप लोगों ने उमर खालिद और अनिर्बान को छोड़ने का माहौल क्यों बनाया? आपने उमर खालिद और अनिर्बान को छोड़ने का माहौल क्यों बनाया? उनके ऊपर आरोप साबित हो चुका है, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी। आप बताइए, आप बोलेंगे उमर खालिद और अनिर्बान ने जो नारे लगाए वो गलत थे?
आपका चैनल तो कन्हैया को देशद्रोही घोषित कर दिया था, तो आज तक चार्जशीट क्यों दायर नहीं हुआ? आपके चैनल से आप चलाइए ना। नहीं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आज पुलिस ने साफ-साफ कहा, पुलिस ने साफ-साफ कहा कि अनिर्बान और उमर खालिद जो है वो देश विरोधी नारे लगाने के दोषी हैं। आप लोगों ने देश विरोधी नारे लगाने के पक्ष में माहौल तैयार किया, आपने उनको छुड़वाने के लिए दबाव डाला, आपने उनको भगोड़ा बना के रखा, और आप कह रहे हैं कि आप दूध के धुले हुए हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपको इतना भी नहीं पता है दीपक जी कि माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी स्टूडेंट की नहीं होती, माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन और डीन की होती है, डीन की होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की। और यही वजह है कि रामजस में, यही वजह, एक मिनट, लेट मी फिनिश। अमृता जी, हम आपका भाषण सुनने तो यहाँ पर आए नहीं है। सुनिए अमृता जी, बहुत आपकी बात सुन ली, आप हमारी बात सुनिए पहले। अब आप हमारी बात सुनिए, आपकी बात सुन रहे हो, चुपचाप आपकी बात सुनिए हमने, अब मेरी बात सुनिए। बड़ी चतुरता से आप बहुत असत्य बोलती जा रही हैं बहुत देर से। जहां तक बात बाबा रामदेव के इन्विटेशन की हुई, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि शैला राशिद जो जेएनएसयू की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी ऑर्गेनाइजर्स को कि रामदेव को नहीं बुलाना चाहिए जेएनयू कैंपस में, क्योंकि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है इंडियन फिलॉसफी में। ये तो आपके वाइस प्रेसिडेंट का ज्ञान है कि जिसको ये भी नहीं मालूम कि योग भारतीय दर्शन का एक सबसे बड़ा स्कूल है। और सुनिए, आपका भाषण सुन चुके हैं पूरा, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। आप कहते हैं कन्हैया कुमार ने नारे नहीं लगाए। ये इवेंट जो 9 फरवरी को जेएनयू में हुआ था, इसकी परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन कैंसिल कर चुका था। और ये इवेंट सुनिए थोड़ा, दूसरों को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दीजिए, दूसरों को भी अमृता जी फ्रीडम ऑफ, मैंने आपको लगातार 5 मिनट सुना है, मैंने आपको लगातार 5 मिनट सुना है, बिना इंटरप्ट किए हुए सुना है। आपको सुनना पड़ेगा दूसरों को भी। बिल्कुल बिल्कुल सुने हैं। मेरी बात सुनिए पहले। आप धीरे बोलिएगा तब तो कोई सुनेगा और बोलेगा ना। कान की वॉल्यूम कम कर लीजिए ईयरफोन की, समझे? किसी को बोलने क्या देंगे? अपने आप ईयरफोन की वॉल्यूम कम कर लीजिए और मेरी बात सुनिए ध्यान से। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। कन्हैया कुमार की जहां तक बात है, लगातार हम इस बात को कह रहे थे, 9 फरवरी को जो इंसिडेंट जेएनयू में हुआ अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, जो सेमिनार वहां पर रखा गया था, कल्चरल इवनिंग रखी गई थी, कन्हैया कुमार की वजह से ही वो कार्यक्रम हो सका, क्योंकि उन्होंने वाइस चांसलर रजिस्ट्रार पर दबाव डाला कि वो कार्यक्रम होना चाहिए। और जहां तक बात सुनिए मेरी बात, सहिष्णुता रखिए, टॉलरेंस दिखाइए थोड़ा सा। पता है हमको कि आपके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मार देते हैं केरल में, पश्चिम बंगाल में बात नहीं करने देते। यहां आप मुझे बोलने दीजिए, नेशनल टीवी है। जहां तक बात उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की है, सारे देश ने देखा है कि देश विरोधी नारे उन्होंने लगाए, और एबीवीपी पूरे 1 साल जो बात कहती रही आज वो सच्ची हो गई। जेएनयू में देश विरोधी नारे जेएनयू के कुछ वामपंथी छात्रों के द्वारा लगाए गए थे, और इस पूरी साजिश के जब परतें खुलेंगी तो इसमें बहुत से वामपंथी अध्यापक और बहुत से वामपंथी छात्र ये जो टीवी पर बैठकर भाषण दे रहे थे, और पिछले 1 साल पहले इसी टीवी पर आकर भी बहुत से लोग भाषण देकर गए थे। अमृता ये गलत है, एक मिनट साकेत, अमृता ये गलत है। जब आपको 5 मिनट पूरा सुना तब किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा, उसका भी जवाब देने दिया। अब ये बोल रहे हैं तो आप बीच में बोल रही हैं। मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, आप सुनिए मेरी बात। आप ये भी बोल रहे हैं, ना उनकी आवाज जाएगी ना आपकी आवाज जाएगी। तो मत बोलिए, कम से कम आपने खूब सच बोला इससे पहले। सुनिए मेरी बात ध्यान से, हमको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दीजिए। बोल रहे हैं उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने, ये देखिए इनकी असहिष्णुता। उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए, और इस पूरे षड्यंत्र में सिर्फ वो ही शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें बहुत सारे शिक्षक भी शामिल थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर और शामिल थे, जिनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज एबीवीपी ने खुद दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, ये मांग करते हुए कि चार्जशीट दाखिल हो, और अगर इस मामले पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम कड़े से कड़े एक्शन करेंगे, इसमें हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर देश भर के छात्रों को उतारेंगे। हम 1 साल जो बात कहते रहे कि जेएनयू में देश विरोधी घटना हुई तो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते थे नहीं नहीं एबीवीपी नहीं की होगी, लेकिन सच्चाई आज देश के सामने आ रही है। इसी प्रकार रामजस कॉलेज में जो देश विरोधी नारेबाजी वामपंथियों के द्वारा की गई वो भी ऑन रिकॉर्ड है। एबीवीपी ने बड़ी अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पर हमने वीडियो रिलीज किया है उसका, जिसमें कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी जैसे नारे लगे। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस के साथी से भी
और जो ये अमृता जी बैठी हैं उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा, कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी, ये नारे अगर किसी कैंपस में लगते हैं तो क्या ये देश विरोधी नारे हैं या नहीं? आप क्लियर स्टैंड बताइए। ठीक है, मैं आलोक जी से सवाल पूछूंगा, लेकिन आलोक जी अफसोस 25 हो गए, 8:25 मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस आते हैं। आलोक जी जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उनसे शुरू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी, अगर ऐसे नारे लगते हैं तो ये देश का विरोध है या नहीं, और उन्होंने उमर खालिद और अनिर्बान जैसे लोगों के लिए माहौल क्यों बनाया। ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं छात्रों के विवाद को क्यों हवा दे रहे हैं बड़े नेता, और हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा, AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बहुगुणा, चारों लोग मौजूद हैं। आलोक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जाके सीताराम येचुरी ने जाके वहां पर लेफ्ट के छात्र संगठनों के रिलीज और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर दबाव बनाया था, सरकार को झुकाया था, उस दबाव के चलते उमर खालिद और अनिर्बान जैसे लोगों को फ्री सब कुछ मिला क्योंकि उन्होंने नारे लगाए थे। अभी दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। देखिए, मैं समझता हूं मतलब आपने देशद्रोहियों का समर्थन किया? नहीं, मैं बिल्कुल आपके आरोप को खारिज करता हूं। हमने देशद्रोहियों का समर्थन बिल्कुल नहीं किया है। हम केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है, उत्तर नहीं, मुझे बताइए, उमर खालिद का नारा क्या था? उमर खालिद का नारा था किसी भी लीडर ने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सर, किसी भी लोगों ने सुना था। आज जो लोग चिल्लाते थे कि वीडियो फर्जी है, वीडियो फर्जी है, पुलिस ने यह भी साबित कर दिया कि वो वीडियो फर्जी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वो न्यायालय में है मैटर, और पुलिस जो कर रही है वो पूरा देश देख रहा है कि जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से आज तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। जो लोग बाहर से आए थे और मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे, आज तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। बुलाया किसने था? जहां तक किसने बुलाया था, कोई उमर और प्रश्न ये नहीं है किसने बुलाया। आप दिल्ली पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आपने क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया आज तक? क्योंकि वो पीडीपी के लोग थे। एक मिनट, दीपक जी, दीपक जी, हमने किसी के दीपक जी मुझे बोल लेने दीजिए ना, आपने सवाल पूछ लिया, मेरा उत्तर सुन लीजिए आप। हम कह रहे हैं सीधा सीधा कि जो भी लोग जिन्होंने नारे लगाए, हमने तमाम मंचों से कहा है उनको अरेस्ट कीजिए। मैं आप जानना चाहता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से कितने अरेस्ट हुए हैं? 3 दिन हो गए, एक भी अरेस्ट नहीं है जिन लोगों ने नारे लगाए। आप ही कह रहे थे 2 ABVP के अरेस्ट हो गए। आप ही कह रहे थे। सब देखिए ना सर, ABVP के लोग गुंडागर्दी में अरेस्ट हुए, दिल्ली पुलिस ने किए, कांग्रेस ने नहीं किए। जिन्होंने देशद्रोह के नारे लगाए, सर में देशद्रोह के नारे लगे, आप मान रहे हैं? मैं क्या मान रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, अरे सर आप सुन नहीं रहे मेरी बात दीपक जी। मैं कह रहा हूं अगर नारे लगे हैं, मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूं, तो दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या ये शह और मात का खेल चल रहा है? दूसरी चीज, बुरहान वानी की बात कही बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कि बुरहान वानी की बात हुई। अरे भाई, बुरहान वानी के जनाजे में तो बीजेपी और पीडीपी के तमाम लोग वहां पर शामिल थे। बुरहान वानी पर क्या तांडव हुआ? आपकी सरकार थी। अब जिन लोगों ने बुरहान वानी को शहीद कहा, उनके साथ आप सरकार चला रहे हैं। अफजल गुरु को जो आज अपना गुरु मानते हैं, उनके साथ आप सरकार चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब जम्मू कश्मीर के हालात आज से 3 साल पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, देश तुलना कर रहा है। आप कह रहे हैं साहब सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांग लिए। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत नहीं मांगे जाने चाहिए। लेकिन उरी हमले में 18 जवान अगर शहीद हो तो रक्षा मंत्री तलवार खींचे, पगड़ी बंधवाएं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने ही कर दिया हो, वो भी गलत है। सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपने कही साहब, बच्चों का मैटर था, बच्चों को रहना चाहिए। सबसे पहले कौन उतरा? किरण रिजिजू साहब। उनको दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर समझ नहीं आ रहा है, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उनको उस बच्ची गुरमेहर की मानसिकता पता चल गई कि उसको प्रदूषित किया जा रहा है। आप एएनआई के रिपोर्टर को बुलाते हैं, एक कोने में बैठते हैं, बाइट देते हैं, देश के गृह मंत्री को शोभा देता है? नहीं देता है। जेएनयू और डीयू दोनों कौन सी यूनिवर्सिटीज है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बाबा रामदेव को परमिशन नहीं मिली, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रोग्राम जेएनयू का था? अगर किसी ऑर्गेनाइजर ने बुलाया और किसी ने मना कर दिया, अगर उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, वो तो Z+ सिक्योरिटी में चलते हैं, फिर क्या दिक्कत थी? मैं समझता हूं हर चीज को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। जेएनयू भी अगर वहां पर अधिकारियों ने कोई चीज गलत की है तो जेएनयू किसके अंडर है? MHRD के अंदर है। क्या जेएनयू के एक भी अधिकारी के ऊपर आज तक एक्शन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी को केवल और केवल रोटियां सेकनी है। रोटियां सेकेंगे और रोटियां सेक कर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाएगा दीपक जी, ना हम इंडिया न्यूज आएंगे, ना रामजस में आप तो आते रहेंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर नहीं आएंगे।
आज पूरी तरह से आज सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। अरे भाई आपने सवाल पूछ लिया, अरे आप तो देशद्रोही हैं, आपने फौजियों के बारे में सवाल पूछ लिया, आप देशद्रोही हैं। ठीक है, मैं आपने अपनी बात कही। डॉक्टर संबित विवाद को बंद किया जाना चाहिए। पात्रा, जो पॉइंट आलोक शर्मा ने उठाए उनमें से कई वैलिड है। आखिरकार भारत माता की जय बोलने वालों को श्रीनगर में डंडे क्यों पड़े? आखिरकार झंडा लहराने वालों को श्रीनगर में क्यों पीटा गया? उसके बाद केंद्र सरकार क्यों खामोश रही? अगर जेएनयू में जो कुछ हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन में 1 साल क्यों लगा? बात आपको पीडीपी से पूछनी चाहिए। नहीं, मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ ना, उनके सहयोगी है, बीजेपी की सरकार है। वेस्ट बंगाल में बच्चों की अमृता तस्करी जी होती है, बीजेपी की सरकार है कश्मीर के बीजेपी के अंदर। लोग आईएसआई के लिए काम करेंगे, वो तो देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही। जो इनके खिलाफ बोलेंगे वो सारे देशद्रोही मैं होंगे। जवाब दे सकता हूं। जी बिल्कुल, दीपक आप जी- दीजिए। जी दीपक, धन्यवाद। दीपक जी मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ हाँ दीपक जी, देखिए पहली बात तो है, मैं इसका जवाब दूंगा जो आपने कहा है। एक बात मैं यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उमर खालिद और अनिर्बान के बेल पे जो दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, लिखित ऑब्जर्वेशन दिया था, आपको याद होगा, वो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे बीजेपी के शब्द नहीं है, वो कोर्ट के शब्द है। कोर्ट ने कहा था ये जो मानसिकता है जिसके कारण ये लोग आज हमारे सामने पेश हुए हैं, वो एक संक्रमण है, इट इज एन इन्फेक्शन, और ये बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है। अगर इस संक्रमण को समय रहते नहीं रोका गया, कोर्ट कहती है, तो भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जैसे कि सड़े हुए अंग को काट के निकालना पड़ता है। हिंदुस्तान में भी उसी प्रकार कुछ भागों को, मतलब हिंदुस्तान को ये डिवाइड कर देंगे और एम्प्यूटेट कर देंगे। इसलिए बहुत जल्दी चाहिए कि इस प्रकार के संक्रमण को रोका जाए। और उसमें उन्होंने सवाल पूछा था कि ये जो प्रोफेसर इनकी माइंड को पोल्यूट करते हैं, ये प्रोफेसर आखिर क्या पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा था कि प्रोफेसर्स को भी चाहिए जेएनयू जैसे संस्थान में और बाकी जो वामपंथी हैं कि वो अपने इस विचारधारा पर अंकुश लगाए और देश को तोड़ने वाले, कभी नहीं कहा कि वामपंथी विचारधारा पर अंकुश लगाए जाए। ये कोर्ट बिल्कुल ने कहा। सरासर झूठ। दूसरी बात जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कहीं नहीं है कि वामपंथी विचारधारा पे अंकुश लगाया जाए। अरे भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप सोच समझ के बोलिए। तो लीजिए, दिखाइए कहाँ है वो प्रोफेसर से कम का कोर्ट से प्रोफेसर का जो जजमेंट आया है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसको निकालें। बीच में मत चिल्लाइए। अगर आपको अरे याद सुन होगा लीजिए, वामपंथी विचारधारा को पर अंकुश लगाया जाए, कोर्ट कह रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं यार? लीजिए, आपको मैं भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। नहीं, ये क्या मैं तो हो कह रहा रहा हूँ, है, मैं पीसीआर तो इनको इंडियन सुन न्यूज़ रहा की था, निकाले मुस्कुराता कहाँ हूं। है? मुझे अरे मत थोड़ा भेजिएगा। नारियल जूस पीजिए, काहे चिल्ला रहे हैं? मैं तो आपको समय नहीं नारियल जूस चिल्ला आप रहा पीजिएगा, था। झूठ मत बोलिएगा। हाँ, मैं निकाल के दे दूंगा। कोर्ट कभी मैं कहेगा भेज किसी दूंगा, विचारधारा आप पे पढ़ अंकुश लीजिएगा। लगाया जाए, उन्होंने वो भी कहा है वामपंथी या कोई भी हो। अरे नारियल जूस पीजिए। झूठ बोलने में मैं मास्टर नहीं हो चला गए रहा आप। था, सुन कौन सा लीजिए। अधिकार दिया है? अरे सुन लीजिए, कोर्ट उन्होंने ने कहा कोई ये अधिकार विचारधारा दिया? जो कोई देश को बोलना सिखा तोड़ने दिया वाली है। विचारधारा। अरे दीपक जी क्या करते हैं ये लोग, क्या अरे सब बताइए ना कहाँ है? ये मेरा जजमेंट में बोलने का हाईकोर्ट अभिनय के ऑर्डर में है या कहीं नहीं कहा है है? तो आप बताइए। जवाब दे दीजिए इनको ना, नारियल अपने जूस अपने पॉइंट को पिलाइए, रेज कर लिया। बोलिए। संबित पात्र है। अरे मणिपुर से नारियल जूस भेजिए इनके पास, मैं बता रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। अजीब बात। नहीं, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। मैं बोल रहा हूं, देखिए कोर्ट ने, आपको मैं कोर्ट का आदेश भी भेज दूंगा। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा कि इस प्रकार का वामपंथी विचारधारा पे अंकुश लगाया जाए, जरूर भेजिएगा। वाली विचारधारा, कश्मीर के 100 टुकड़े हो, कौन को कह रहा है? कांग्रेस जिन लोगों ने मानती है नारे तो- लगाए उनको अरे किसी को अरेस्ट नहीं अरे किया। चुप हो जाइए। राष्ट्रवादी आप लोग हैं, सबको चुप कर करने दीजिए। की बात कर अपने रहे हैं। एक सवाल का जवाब नहीं देंगे। अरे टीडीपी के सुन साथ लीजिए। मिलकर सरकार अरे बनाएंगे। कल एक आप लाइव चैनल, दीपक जी आप बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, बताइए। ये क्या किन लोगों को बुलाते हैं दीपक जी, सोचा करिए। जिन लोगों को मतलब नहीं भी मतलब ये भी तय बीजेपी करेगी, चैनल पे पहुंच जाएगा। आपको भी बहुत मौका दिया है, उनको भी जवाब दे लेने दीजिए। बीजेपी के इशारे पे आलोक जी प्लीज। अरे बिल्कुल, पढ़े कई चैनल चल रहे हैं और भी पढ़े चलिए। लिखे लोगों को बुलाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप लोग पढ़े लिख के मोदी जी की हाँ, डिग्री पढ़े का लिखे लोगों को बताइए। बुलाइए। स्मृति मैं ईरानी सबको की जवाब डिग्री पे विवाद चल रहा है, उनको पढ़ाइए। अच्छा ठीक है, लोग जो खो चुके हैं, हो चुके हैं, आज का कोटा पूरा हो गया। डॉक्टर संबित पात्रा, भगवान, स्मृति ईरानी की डिग्री पूछ लीजिए, दूसरों पर सवाल मत खड़ा कीजिए। आप नकली डॉक्टर हैं, कॉर्पोरेशन में जमानत जब्त हुई थी आपकी। व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो सुनने के लिए तैयार रहिए। ठीक है। आलोक जी, कुछ व्यक्तिगत चीजें ऐसी भी है, अगर मैं मुंह खोल दूं ना तो आप यहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, मगर वो सब मैं बोलूंगा नहीं। आप नहीं बोलिए, आप अगर है तो आपके पास कुछ मेरा दांत बोल दीजिए, तोड़ देंगे, सर पैर तोड़ देंगे, वो आप बोल दीजिए अगर कुछ ऐसा है। खैर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहूंगा। प्लीज वो आपको कौन हुआ है पहले, पढ़ा लिखा कौन कम है? डिबेट किसी के परिवार पे नहीं करता हूं, मुझे बोलने दीजिए। हाँ प्लीज मैं बोल लूं, धन्यवाद।
नंबर वन, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक पीडीपी का आप सवाल उठा रहे हैं, ये एक जायज विषय है कि हमने पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाया, इसका जवाब मुझे देना चाहिए। अब देखिए, पीडीपी और हमारी विचारधारा बिल्कुल उत्तर और दक्षिण वाली विचारधारा है, बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। जब दोनों को 25 सीट और 28 सीट मिली, दीपक जी, ये लोकतंत्र है। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को छोड़ दिया जाता, हम बोलते जम्मू कश्मीर को गवर्न नहीं करना है, या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ उनके विचारधारा से सहमत हुए बिना हम उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। मगर हमने बुरहान वानी को मारा, जो बुरहान वानी कांग्रेस के समय 10 वर्षों से खुली छूट से घूम रहा था, खुली हवा में सांस ले रहा था, उस बुरहान वानी को हमने गोली चला के नाश किया उसका, जिसके लिए ये सेमिनार करने वाले हैं कांग्रेस और लेफ्ट के लोग। बुरहान वानी पहले तो कभी किसी आतंकवादी को किसी ने मारा ही नहीं, अफजल गुरु को हमने फांसी चढ़ाया, कसाब को हमने फांसी चढ़ाया। ये बात फिर देखिए कर लेने दीजिए ना, फिर बुरहान वानी के बाद 150 दिन तक कर्फ्यू भी आप ही की सरकार। व्यूअर देख सकते हैं कि कौन सहिष्णु है और कौन असहिष्णु है। हाँ, ये भी प्रवचन शुरू कर दीजिए। ये बताइए कौन सहिष्णु है, कौन असहिष्णु है। मैं तो इतना ही पूछता हूँ जी, हाथ जोड़ के इतना ही पूछता हूँ, आप लोग ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहते हैं, अरे आप ही के आज एक मंत्री ने जूता मारा है, आप उसको पार्टी से निकाल दीजिए। आप ही के मंत्री ने आतंकवादी कहा है प्रधानमंत्री को, गलत है, बिल्कुल हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को मारने आए जो व्यक्ति किसी भी दल का हो, प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल खड़ा करता है, उनको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई अधिकार नहीं है जाऊंगा, लेकिन ये स्तर भी मोदी जी ने गिराया है। सुनिए, मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ आलोक जी, फिर आप बोलिएगा। अरे सुन लीजिए 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। दीपक जी, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, ये छोटे से बड़े पर्दे पर आइए, मैं आपको बताता हूं इसका जेनेसिस क्या है। आप देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट का एक चरित्र रहा है कि जब भी वो सत्ता से बाहर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में आने के लिए। नेहरू जी ने देश का विभाजन कर दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए। राहुल कम से कम जिन्ना की मजार पर फूल तो नहीं चढ़ाए, भी कर सकते हैं, चाहे देश को संभाला, देश को आजाद कराया, 13 साल जेल में रहे, कुछ भी कर नेहरू जी वो थे। देश आप लोग नेहरू जी के औरे से बाहर नहीं आ सकते, आप लोगों का चरित्र ये है, आप अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर रहे RSS को पाकिस्तान। नहीं, आप नेहरू जी के ऊपर सवाल करेंगे तो सुनने के लिए तैयार रहिए। वहां षड्यंत्र बनाते हैं। आजादी में क्या रोल रहा बीजेपी का पूरे देश को पता है, नहीं पता है क्या? नेहरू जी 13 साल जेल में रहे, जाके पाकिस्तान में। अरे भाई, अभी तो आप लोग यहाँ से कम वहां जाकर जिन्ना की मजार पर फूल तो नहीं चढ़ाते। सोनिया जी के पूर्वजों के खिलाफ तो लड़ रहे थे आजादी में। आप ये बता दीजिए कि सोनिया जी कौन से जिले से लड़ रही थी आजादी के लिए, उनके पापा मम्मी कौन से जिले से लड़ रहे थे? अरे आपके पूर्वज भी, अमृता जी के पूर्वज भी और मेरे पूर्वज भी लड़ रहे थे। अमृता जी के पूर्वज भी लड़ रहे थे, हमारी विचारधारा की नहीं है। मगर सोनिया जी के मुसोलिनी कहाँ से लड़ रहे थे? ये तो कम से कम आप ही ने पूछा ना कि हमारे पूर्वज कहाँ से लड़ रहे थे, इसलिए अरे आपने मुझसे अभी पूर्वज कहा देश विरोधी नारे होते रहते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। ये छीटा कैसी से कुछ नहीं होगा, बीजेपी ये आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, डिबेट में नहीं। आजादी क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? आप पूछिए इनसे। बिल्कुल नहीं है। कौन कहता है? हमने कश्मीर के मुद्दे पर तमाम लड़ाइयां लड़ी, आप बताइए ना, क्या नहीं हुआ कश्मीर पर? आज दुर्भाग्य ये है कि एक राष्ट्रीय दल केवल इन लोगों के साथ खड़ा है, आपके नहीं खड़े हैं, जेएनयू में जाकर के साथ नहीं खड़े हुए हैं। बिल्कुल जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए, जिन लोगों ने भारत की बर्बादी तक जंग के नारे लगाए, आपके नेता, आपके सर्वोच्च नेता आज राहुल गांधी उनके साथ जाके खड़े हुए। हम कहाँ लेकर जाएंगे कांग्रेस? जब ये सिद्ध हो रहा है कि ये नारे कैंपस में उमर, खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य जैसे कम्युनिस्टों ने लगाए, कहाँ वो लेकर जाएंगे? और ये AISF के लोग कहाँ लेकर जाएंगे? ये कम्युनिस्ट कहाँ लेकर जाएंगे? जो दुनिया में हर जगह इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म किया, और जहाँ जहाँ दुनिया में कम्युनिस्टों की सरकार रही, चाहे भारत में केरल और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार रही, देखिए कैसे अत्याचार कर रहे हैं वहां पर लोगों पर। कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन लोगों ने वहां पर दिया हुआ है? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय दल यानी कांग्रेस पार्टी, जो लोग क्लेम करते हैं कि फ्रीडम में मूवमेंट में उनका भी रोल रहा, वो आज इन लोगों के साथ खड़े, वो इन लोगों के साथ खड़े के लिए नहीं। तब की कांग्रेस पार्टी और अब की कांग्रेस पार्टी में जमीन आसमान का इतनी गिरावट आ जाएगी। देश की जनता देख रही है
है, इसीलिए आपको हर जगह रिजेक्ट कर रही पटेल कर है, दिया। इसीलिए आपको यूपी में रिजेक्ट हिंदू कर रही है, यूपी में हिंदू इसलिए पूरे देश की जनता आपको रिजेक्ट कर रही है। आप मौका दे रहे हैं इनको ये करने आप का। चेत जाइए, आलोक जी, आप मौका दे रहे हैं इनको करने का। कश्मीर की आजादी के नारे कोई लगाएगा तो एबीवीपी के कार्यकर्ता गोली खाने को भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन वहां पर इस प्रकार के नारेबाजी नहीं लगने देंगे, जिन लोगों ने नहीं लगने देंगे नारे। भाई जिन लोगों ने नारे लगाए वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? राम जैसे अरेस्ट होते ही तो आपके नेता पहुंच गए, राहुल गांधी जेल में। हमारे हिसाब से अरेस्ट होते ही पहुंच गए आसिफ दोरा, जबकि वही दो लोग थे जिन्होंने नारे लगाए। तो क्या आप कंडेम करेंगे? क्या आप खड़े होंगे? आपने एक प्रदर्शन किया, खड़ा हूंगा सबसे पहले। आप जो नारे लगाएगा वो गलत है। अगर आप खड़े होंगे, मुझे बताइए, आप खड़े होंगे, आप खड़े होंगे, एक मिनट नारे अगर पूरी तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। दिल्ली पुलिस ने आज ये कह दिया कि अनिर्बान और उमर खालिद ने नारे लगाए थे, यानी उन्होंने देशद्रोह का काम किया था। वीडियो फुटेज में भी ये बात साबित हुई है। तो आप आज मांग कर दीजिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनकी गिरफ्तारी की जाए और एसपी ट्रायल करा जाए। क्या वो गिरफ्तार नहीं हुए थे? क्या दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किए थे? वो आप उन्होंने जमानत, अरे भाई मुझे बता दीजिए ना। अरे सर, काम दिल्ली पुलिस का काम मैं कैसे कह सकता हूँ? उनको पहली डेट पर पुलिस, अरे सर पहली डेट पर जमानत दी है हाईकोर्ट में। जैसे ही मेरा बड़ा सीधा सवाल है, कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी, क्या आप इस नारे का समर्थन करती हैं? और अगर नहीं करती तो आपके दोस्त या शहला रशीद जैसे लोग रामजस में नारे क्यों लगा रहे थे? दीपक जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वामपंथ का जो विचारधारा है वो है क्या। अगर आपको पता होता तो आप हमसे ये सवाल ही नहीं करते कि इस चीज का हम समर्थन करते हैं, इस नारे का, या नहीं करते हैं। अगर ये पता होता तो पिछली बार कन्हैया को लेके वो वीडियो नहीं है। और आज भी मैं बोलती हूँ कि मैं इस नारे का समर्थन ना मैंने कभी किया है और ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कभी किया, ना कभी करेगा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से लेकिन कहाँ से आ किया गया है, मैं पूछना, एक मिनट मैं पूरा करती हूँ। जब रामजस में जो चीज हुआ है वो करने का राइट एबीवीपी को किसने दिया? क्या हमारे देश का संविधान खत्म हो गया है? क्या हमारे देश में कानून खत्म हो गया है? या हमारे देश का जो जुडिशरी है उस पे एबीवीपी को भरोसा नहीं है? ऐसा क्या हुआ है कि ये खुद ही जज बन गए हैं, खुद ही कानून बन गए हैं? देखिए, न कोई कानून बना है, न किसी ने कानून को हाथ में लिया है। आपके लोग वहां पहुंचकर देश विरोधी नारे लगाए। और आप एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए, रामजस में शैला राशिद जैसे लोग पहुंचे, क्या ये दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं? ये क्या करने पहुंचे थे वहां पर? क्यों आप ये सारे वामपंथी आपके दिल्ली भर से वहां पहुंचे थे रामजस कॉलेज में जानबूझकर दंगा करने के लिए? देखिए, मैं पॉइंट कहना चाहूंगा यहाँ पर, राष्ट्रीय टेलीविजन है, इन वामपंथियों ने पहले जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए, वहां पर अब जयंती मनाई। इससे पहले हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कोई भी पहुंचता है और उसके बाद के लोगों को दिक्कत है तो वो जाके मैं एक सवाल अमृता से पूछ लेता हूँ। इनका विरोध करेगी। अमृता, सबसे बड़ा देश है दुनिया का जहाँ कम्युनिज्म बचा है वो है चाइना। मैं अभी होकर आया हूँ, कब से 3 महीने पहले चाइना से, लगभग पूरे चाइना को घुमा था मैंने। आप मुझे बता दीजिए, क्या आप फर्मली इस बात को बिलीव करती हैं कि चाइना में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्योंकि वहाँ कम्युनिज्म है? हेलो, हाँ दीपक जी, मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि हर देश में अलग अलग तरह के विचारधारा होता है। वामपंथ का भी कैरेक्टर अलग अलग हर देश में होता है। जिस तरह का वामपंथ चाइना में है उस तरह का वामपंथ इंडिया में नहीं हो सकता है, और जिस तरह का इंडिया में है उस तरह का रशिया में नहीं हो सकता है। पहले वामपंथी लोग तो इस बात पर एग्री कर जाए कि आइडियोलॉजी क्या है। पहले वामपंथी लोग इस बात पर एग्री कर जाए कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। चाइना से लेकर दुनिया भर में एग्री कर जाए कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा किस विचारधारा ये है कि वो कश्मीर को भारत का पार्ट मानती है। अगर आपको यही नहीं पता है, इसीलिए आपके जो दोस्त लोग हैं वो नारे लगाते हैं। इसीलिए आपके दोस्त लोग नारे लगाते हैं। इस तरह की दिक्कत आपके साथ है। इसीलिए आपके दोस्त लोग नारे लगाते हैं। विचारधारा को समझिए। मैं यही कह रहा हूँ, पहले आप कम्युनिज्म की विचारधारा को चाइना को समझा दीजिए। सारे विचारधारा समझ लीजिए। मैं बता रहा हूँ, पहले आप कम्युनिज्म की विचारधारा कम्युनिस्ट चाइना को समझा दीजिए। सवाल करने पहले आप कम्युनिज्म की विचारधारा कम्युनिस्ट चाइना को समझा दीजिए।
ठीक नहीं, और है। इनमें एक चीज कॉमन है, दुनिया में जहां भी देश- वामपंथ देश है में बात वहां कर पर रहे हैं फ्रीडम ऑफ आप। यही एक्सप्रेशन दिक्कत नहीं है है, आप लोगों ये की, कॉमन यही बात दिक्कत है। है। जहां भी हम वामपंथ बात आया, रामदास से चाइना में करेंगे तो बताइए एक जाएंगे पार्टी की कहीं और। सत्ता क्यों है? रामदास से दुनिया के करेंगे तो जिस भी कश्मीर देश से में चले वामपंथी जाएंगे, है वहां पर कश्मीर से एक बात पार्टी का करेंगे राज तो है, दिल्ली पे आ डिक्टेटरशिप है, जाएंगे। अरे क्योंकि कहीं इनकी तो खड़े विचारधारा होकर बात करिए डिक्टेटरशिप आप की है। लोग। इस केरल में तकलीफ को किसी क्यों दूसरी भागते पार्टी को हैं? उभरने नहीं कहीं तो देते, खड़े होइए। दूसरों की बात को रखने कहीं नहीं खड़े देते। होइए और अगर बात एबीवीपी कीजिए। आगे से करेगा तो अमृता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक आखिरी रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये करूंगा कि आपने मुझसे कहा कि आप कम्युनिज्म की विचारधारा को समझे, मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप चाइना के कम्युनिस्टों को, क्यूबा के कम्युनिस्टों को ये समझा दीजिए कि भारत का और जेएनयू का कम्युनिज्म क्या है, तो मैं आपसे बड़ा खुश होऊंगा। आपको मेरे ख्याल से वहां पर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आंदोलन करना चाहिए। भारत का कम्युनिज्म नहीं, आप उनको समझा दीजिए। प्रो बन गया है, आज देश प्रो में परिवर्तित हो गया। आप उनको समझा दीजिए। शोषण के खिलाफ जो हर मैं आप बिल्कुल करिए ना समझती हूँ शोषण और के आपको भी समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए। शोषण के खिलाफ भाई लड़ते हैं बंधुओं को हम, समझा आगे भी लड़ते देश के रहेंगे। बाद में समझाना, पहले अपने आगे भाई भी बंधुओं लड़ते को समझा रहेंगे, इस दीजिए, बात फिर को देश को समझिए। समझाना। आप लोगों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आप लोगों की अभी भी गुंडागर्दी कौन करता है कैंपस में, सब लोग जानते हैं। आप कैसे केरल में मारते हैं लोगों को, ये लोग कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जनता डिसाइड करेगी, हमारे व्यूअर डिसाइड करेंगे कि इस बहस का मतलब क्या था, कौन कहां पहुंचा और किसने क्या तर्क रखे। इस बहस में मैं कोई क्लोजिंग कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जो देख रहा है वो खुद डिसाइड करेगा कि हकीकत क्या है और गलत क्या है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना।